हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाम के 8 बज चुके हैं। नर्चर लाइफ टॉक्स में मैं हूँ आरजे आमिर आपके साथ और मेरे साथ आज मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं। भाई बड़ी हस्ती हैं लेकिन अब दोस्त हैं तो दोस्त हैं। ज़ीशान हैदर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इन्विटेशन कबूल किया और आप शरीक हो रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया आमिर साहब कि मुझे बुलाया। आपको आमिर साहब कहना पड़ रहा है मुझे, जबकि लोगों को शायद साथ में पढ़े भी हुए हैं और बहुत पुराने 30 साल पुराने मेरे दोस्त हैं। तो खैर, ज़ीशान साहब का तारुफ वैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं कि 25 सालों से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है इवेंट्स में, प्रोडक्शन में और अभी तो वो प्रोड्यूसर भी हो गए हैं। वो ना सिर्फ़ शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं बल्कि फुल लेंथ फीचर फ़िल्म्स भी बना रहे हैं और तमाम सारे प्रोजेक्ट्स पे इस वक़्त वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने काम की शुरुआत करी थी जब उन्होंने आप क्या कहते हैं अपना इवेंट्स का काम शुरू किया था तो जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली साहब, शंकर महादेवन और वहाँ से फिर उन्होंने बहुत सारी टैलेंट स्काउटिंग करी सारेगामा के लिए, वॉइस ऑफ इंडिया के लिए और अब वो एलिया प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को लीड कर रहे हैं और उनकी अभी कुछ मूवीज आने वाली हैं, साथ-साथ कुछ म्यूजिक प्रोजेक्ट्स भी लाइंड अप हैं। तो चलिए ज़ीशान से बात करते हैं, जानते हैं कि 25 सालों में उन्होंने इस इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलते देखा है, क्या कुछ होते देखा है। सो सबसे पहला सवाल ज़ीशान आपसे जी। ये बताइए, इंटरेस्ट कैसा जागा आपका इवेंट्स और प्रोडक्शन को लेकर? यार आमिर, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे मेरा इंटरेस्ट जागा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एक इंजीनियरिंग करके आया था, फिर कंप्यूटर्स कर रहा था एज यू नो एनआईआईटी में। फिर एक दिन इंटरेस्ट कह सकते हो आप या कुछ ऐसे कह सकते हो। मेरे घर में एक्चुअली हम बेसिकली फ्रॉम बाराबंकी, तो वहाँ पे हमारे लाइब्रेरी हुआ करती थी पापा की। हुँ, तो उन लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स आती थी, तो मैं पढ़ने हुँ, लिखने में ज्यादा मन नहीं था। तो मैं जहाँ पे खेला करता था, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमेशा मैं अच्छा था, या फिर मेरे जहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स रखी रहती थी मैं उसके पीछे जाके छिप जाता था। तो बहुत बुक्स होती थी, पूरा हॉल भरा रहता था। पहले घर आती थी, 3 लाइब्रेरी थी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके जाती थी हमारे घर से, पापा भिजवाते थे। हुँ, तो मैं उनके बीच में छिप जाता था और इतनी किताबें पढ़ता था, इतनी किताबें पढ़ता था, इतनी किताबें पढ़ता था, तो कोई हद नहीं। पूरा पूरा दिन में खड़े होके पूरी पूरी किताब खत्म कर देता। तो मेरी माँ बेचारी ढूंढा करती थी मुझे पूरे घर में हुँ, कि बाहर गया, कहाँ गया, ये उनको नहीं पता चलता था। कहीं ना कहीं मुझे, और सब ज्यादातर हिंदी की किताबें होती थी, हिंदी पुस्तकालय था तीनों। तो मैं हुँ, ज्यादातर हिंदी किताबें पढ़ता, तभी मेरी हिंदी बहुत शुद्ध है। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी उस वक्त, बहुत किताबें पढ़ी। मुझे खुद भी याद नहीं कितनी किताबें पढ़ी और किसको किसको पढ़ा मैंने, ठीक है ना। हुँ, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ चेंज हो गया। घर में 2 भाई इंजीनियर थे, मुझे भी इंजीनियरिंग करने भेज दिया गया। फिर आया वो कंप्यूटर्स करने लगा, ये वो उस लाइन में चला गया। तो मुझे क्या लगता है कि मुझे अभी तक ये लगता है कि मैं इवेंट लाइन में बाय चांस आया, या उसके बाद जो क्रिएटिव चीजें लिखना या जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, ये बाय चांस आया। बट अभी मैं उस दिन रियलाइज कर रहा था, मैं लगता है कि पढ़ाई लिखाई की चीजें जो अब कर रहा हूँ ये उसकी वजह से आया। इवेंट में तो मैं ऐसे ही, लखनऊ में आपको पता है कपूरथला चौराहे करके एक जगह है, मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ मैं बैठा हुआ था, वो मुझसे कहने लगे कि जगजीत सिंह नाइट कराई जाए। ये 2001 की बात है। तो हमने कहा हाँ करा देंगे, मेरी जान पहचान है। तो मैंने किसी को फ़ोन किया, उस वक़्त मोबाइल होते नहीं थे इतने कॉमन। उन्होंने किसी का नंबर दिया, फिर डायरेक्ट मुझे जगजीत सिंह जी का नंबर उन्होंने दे दिया। मैंने जगजीत सिंह जी को फ़ोन किया, यंग लड़का था, किसी को भी ऐसे ही फ़ोन लगा देता था, उनको डायरेक्ट फ़ोन कर दिया, उनसे भी बात हो गई। उनके यहाँ भी फिक्स फ़ोन होता था, उन्होंने अपने मैसेज मैनेजर कुलदीप का नंबर दे दिया। इस तरह से बात हुई, इस तरह से हमने जगजीत सिंह नाइट कर ली, कुछ पता नहीं होने के बाद भी। एंड वी स्टार्टेड, वी हैव डन दैट वेरी सक्सेसफुल इवेंट। एंड सक्सेसफुल वन फॉर सक्सेसफुल इवेंट एज सच कि हमें कमर्शियली उसमें फायदा नहीं हुआ। हो सकता है मेरे पार्टनर का हुआ हो, जो उसी इवेंट के बाद हम लोग अलग हो गए थे, बट मुझे हुँ, फाइनेंशियली बड़ा नुकसान हुआ। बट कहीं ना कहीं मैंने उससे चीजें समझ ली, इवेंट इंडस्ट्री को समझ लिया। और मैं थोड़ा सा जिद्दी आदमी हूँ, मैं लगा कि अब इसी काम को करना है मुझे। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने इस काम को करना शुरू किया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट जगह इवेंट लाइन में, इस तरह से मैंने इवेंट लाइन में आया मैं। और उसके बाद जगजीत सिंह नाइट के बाद आपको पता ही है कि यार वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पे जब हम इवेंट करते थे, तो हमें लगता है कोई ऐसा बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट से लेके और कोई भी चैनल ऐसा नहीं था जिसके लिए हमारी कंपनी जानशीन इवेंट्स ने काम ना किया उस वक्त। ट्रू।
खैर उस बात का गवाह तो मैं भी हूँ। सो जगजीत सिंह और गुलाम अली, शंकर महादेवन, इन सबके साथ काम करने के बाद कुछ ऐसे यादगार पल तो होंगे जो आज भी ज़हन में रहते होंगे? ओह यस, 100%, 100%। जगजीत सिंह कहीं पे देखिए, आपको बताऊं मैं, जगजीत सिंह नाइट में हुँ, चूंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, तो जगजीत सिंह नाइट में हमने मोती महल लॉन्च किया था लखनऊ में उसको। होता क्या है कि जो मेरे पार्टनर साहब होते हैं वो कहते हैं कि आप पैसे लेके आओ, स्पॉन्सरशिप लेके आओ और हम परमिशन करा लेंगे। हुँ, हम तो स्पॉन्सरशिप के लिए घूमते रहते थे, एक स्कूटी थी और हमारे एक साथ लड़की काम करती थी, हम और वो। पार्टनर साहब ने कहा मैं परमिशन करा दूंगा, पता चला हमने तो पैसे अरेंज कर दिए बट वो जो है लास्ट मिनट तक परमिशन नहीं हुई। और एसएसपी जो महोदय थे उस दिन वह यहाँ पे, उन्होंने कह दिया कि आपको परमिशन तब मिलेगी जब आप वहां पे जितना पुलिस डिप्यूट कर रहे हैं उनकी एक दिन की सैलरी देंगे। एंड एट दैट टाइम हुँ, 2001 वो सैलरी लगभग 1,25,000 रुपीज थी। इतनी पुलिस उन्होंने वहां पे डिप्यूट कर दी जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ था कि डीएम से परमिशन ले ली गई थी, एसपी साहब से उस वक्त परमिशन नहीं ली गई थी, तो ही उनकी ईगो हर्ट थी। उसके चक्कर में जगजीत सिंह जी का जगजीत सिंह के साथ क्या था कि जगजीत सिंह जी जो है वो आपको नहीं पता होगा, जगजीत सिंह हमेशा कुर्सी पे गजल पढ़ते थे बैठ के। लगता था कि वो स्टेज पे बैठ के पढ़ रहे हैं अपने हारमोनियम के साथ, ऐसा नहीं होता था। उनकी स्टेज के बीच में जगह बनाई जाती थी ऐसी कि जिसमें बैठ के वो जो है अपनी कुर्सी पे बैठ के गजल पढ़ते थे। तो लास्ट मोमेंट पे परमिशन की वजह से हम लोगों को पैसा अरेंज करने में लगे थे, तो हम लोग जगजीत सिंह जी को का वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे चेयर का। ठीक है ना, हमें हुँ, मतलब वो सेटिंग हो गई थी बट उसका कुछ टेक्निकल चीजें रह गई थी। अब जगजीत जी को कभी बैठ के पढ़ा ही नहीं उन्होंने सालों से, तो कैसे लास्ट मोमेंट पे हमने किया था, उनको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, और उनका मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में बैठ के आगे चलूंगा। तो वो मेरे साथ आके मेरी हुँ, गाड़ी में आके बैठ के गए, और बहुत मजेदार आदमी थे, रास्ते भर जो है किस्से सुनाते हुए। एयरपोर्ट से भी जब उनको पिक करने गए थे, मुझे याद है आज भी, मेरे पास वो फोटो है जब मैं उनको पिक करके लाया था। हमारे पास एक लाल कलर की फोर्ड आइकन थी, मेरे पास भी पिताजी की थी, तो उससे मैं पिक करके लाया था और उनसे बातें करता हुआ। तो इट वॉज अ मेमोरेबल, उनके साथ बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था। और जहाँ तक गुलाम अली साहब की बात करी, गुलाम अली साहब के साथ तो अभी मैं दुबई में भी करके आया था कुछ साल पहले, देवा में किया यहाँ पे। गुलाम अली साहब के साथ तो काफी काम किया, वो मुझे बहुत मानते हैं, इनफैक्ट मेरी वाइफ को तो अपनी बेटी मानते हैं बिल्कुल। और अभी तो काफी बूढ़े हो गए बेचारे, बट बहुत अच्छे आदमी है, बहुत 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 अच्छे आदमी है, बहुत हर दिल अजीज इंसान है जिसे कहते हैं। तो सब भाई सेलिब्रिटीज के साथ तो आमिर मैंने इतना काम किया है कि मैं सबकी कहाँ तक क्या क्या स्टोरी बताऊं भाई। इस इंडिया का कौन ऐसा नहीं, सुखविंदर से लेके शान से लेके शंकर से लेके, मतलब किसके साथ हमने काम नहीं किया। पंकज उधास जी चले गए, मतलब कौन ऐसा है उस टाइम पर जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है। निका से लेके हिमेश जी से लेके, मतलब सबके साथ किया है काम मैंने, सबके साथ काम किया है। तो सबके साथ अलग अलग स्टोरीज हैं, सबके साथ एक अलग किसी से अच्छे संबंध थे, किसी से अभी भी है, किसी से खत्म हो गए इस इवेंट के बाद ही। तो इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हमें लगता है, बट ओवरऑल हुँ। सब अच्छे। पंकज उधास से याद आया कि मैंने वो वाला इवेंट होस्ट किया था। बहुत साल हाँ, हो गए अब तो, हाँ, मेरे ख़्याल से हाँ, पन तुमने तो कई इवेंट हमारे होस्ट किए भाई, बहुत से होस्ट 15 किए साल मतलब। हो गए होंगे शायद उस हाँ, इवेंट को हाँ, शायद, यू आर नहीं और द ज़्यादा हो गए होंगे। champion ऑफ ऑल दीज थिंग्स भाई। मतलब आमिर तो अ, आमिर है, आमिर आज भी आमिर है, बट उस टाइम पे तो यंग जनरेशन बिल्कुल आमिर की आवाज सुनने के लिए जो है तरसती थी। सो ज़ीशान से मिलने के लिए तरसती थी, मेरी आवाज़ सुनने के लिए तरसती थी। ये बताओ जब अच्छा उसके बाद ये जो ऑडिशंस वाले थे, जो लार्ज स्केल ऑडिशंस जैसे कि सारेगामा, वॉइस ऑफ इंडिया, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आई मीन एक इवेंट होस्ट करना एक शहर में, एक ग्राउंड में, और ये ऑडिशंस करना, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी हो गई ना? बहुत टफ होता था हमें, बहुत ज्यादा टफ होता हुँ, था, टू वेरी ऑनेस्ट। ऑडिशन कल्चर कह सकते हो मैं ही लेके आया इंडिया में। और मैंने हुँ, ऐसे ऐसे ऑडिशन किए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो एक थोड़ा पॉलिटिकली कनेक्ट भी था, प्लस थोड़ा सा मेरा अपना खुद का भी एक अच्छा वो था, तो लोग मुझे इसलिए मानते भी थे। उनको पता था कि ज़ीशान चाहेगा तो कर लेगा, कहीं भी कर लेगा, ना मैं कर लेता था। मतलब जी वालों हुँ, को 5 बजे जम्मू में, मुझे आज भी याद है, कैमरा चाहिए था और मुझे 1 बजे रात में फोन करते हैं, मैं 5 बजे उनको वो भी प्रोवाइड करा देता था। तो उन लोगों को इतना ट्रस्ट हो गया था लोगों को मेरे ऊपर उस टाइम पे।
क्या जीशान से कह दो काम हो जाएगा। तो लखनऊ में बैठे हुए इवेंट मैनेजर को पूरे इंडिया के काम देता था आदमी। तो वो इसलिए तो फिर ट्रस्ट बिल्ड हो गया था उनका कि जीशान है, कर लेगा, उसकी टीम है, उसके लोग हैं। और जो मेरी टीम थी हर स्टेट में या कहीं पे भी देश के बाहर भी, तो उनको पता था कि जीशान सर है तो ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, कहीं पैसा नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है। तो ट्रस्ट के ऊपर ही सारी चीज होती रहती थी। ऑडिशन का तो उस वक्त ऐसा क्रेज हो गया था, ये मैं बताऊं 2008 7 7 7 यस 7 के आसपास ऐसा क्रेज हो गया था, मुझे आज भी याद है। वॉइस ऑफ इंडिया 1 का ऑडिशन था, रविंद्र राले लखनऊ। उस टाइम पे कुछ हम लोग रियलिटी शूट भी करते थे। तो रात में हम लोगों ने कहा था लाओ देख के आए, भीड़ आई भी है कि नहीं है। तो रात में हम लोग जब देखने गए तो हमने देखा 5 किलोमीटर पहले से जमीन पे लोग लेटे पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, सुबह के ऑडिशन के लिए। जान निकल गई यार। सुबह दूसरे दिन हम लोग रात में सोच के कि अब कल क्या होगा। तो हमने वो बढ़ाई, तो ले ही लेते थे हमेशा, हमने बाउंसर्स बढ़ाए, ये बढ़ाए वो बढ़ाए। बट सुबह दूसरे दिन हम लोग गेट के उस साइड पे पहुंच गए 5-6 बजे सुबह जाके। उस साइड जो थे हम गेट खोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाए, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। आखिर में कुछ तो वो गेट तो खोलना ही पड़ेगा। तो कुछ 11-12 के आसपास बहुत से पुलिस और बाउंसर सब लगा के गेट खोला गया। इन पब्लिक ने वो ऐसे धक्का मारा कि वो 2 मिनट में जो है सब नीचे दब गए। वहां पे सिर्फ आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ्स है, आज भी चप्पलें जूते लोगों के जमीनों पे पड़े हुए, लोग एक दूसरे के ऊपर से निकल गए। यूपी की हमारी पब्लिक, उन्होंने सारे जो है हमारे फिल्ट्रेशन बूथ थे पूरे वो तोड़ डाले, शीशे तोड़ डाले रविंद्र वाले में, मतलब वही, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ऑडिशन शुरू नहीं हो पा रहे हैं, इतनी परेशानी, एक आदमी कोमा में चला गया। इट वॉज वेरी टफ वेरी टफ। ये 50 ऐसे इंसिडेंट है। लेकिन फिर उसके बाद भी वो ऑडिशन होता है आमिर, और वो ऑडिशन हम लोग उस दिन 3-4 बजे शुरू करते हैं और रात तक हम उस ऑडिशन को उसके बाद भी निपट पाते हैं। हम फिल्ट्रेशन भी करते हैं, हम फाइनल ऑडिशन भी करते हैं, उसके बाद भी निकलवाते हैं। थैंक्स टू, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट एसपी, वो जूनियर एसपी थे उस टाइम पे यहाँ पे। अभी कहीं कई बार मैं उनको देखता हूँ, उन्होंने खुद आके एक एक चीज ऐसे करवाई थी। आई स्टिल रिमेम्बर। उनको भी हमें लगता है म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था कि उन्होंने प्रॉपर करके उसको करवाया था। मुझे आज भी याद है मालिनी जी और ये सब लोग आ गए, तो इन सब ने आके ऑडिशन ले लेके जल्दी जल्दी बच्चों को फिल्टर करके बाहर निकाला था। और वो ऑडिशन उसके बाद भी हुआ था, वेरी सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट डे हमारा लखनऊ में वो था, मेगा इवेंट भी था जिसमें सब आ रहे थे। शान थे, आदेश थे, जतिन ललित थे, अलका याग्निक थे, ये सब लोग थे उसमें। तो नेक्स्ट डे वो फंक्शन था हमारा, तो हुआ था सक्सेसफुल। ऐसे ही 50 इवेंट में ऑडिशन तो उस टाइम पे जो क्रेज था, ये आज की तो सोच भी नहीं सकते हैं, डिजिटल जमाना है। जो क्रेज था, हम लोगों ने हजारों हजारों लाखों लाखों ऑडिशन, लाखों लाखों लोगों। ऐसे ही जब फर्स्ट रोडीज हुआ था तब भी यही हाल हुआ था। मैं नहीं किया था डाले में। तब भी यही हाल हुआ था। तो शान, वैसे शान को हम इस पे नर्चर लाइफ टॉक्स में ले चुके हैं पहले। ओके। अच्छा, तो क्या लगता है इतने सालों में जो, मतलब 25 साल तो अच्छा खासा वक्त हो गया, और जैसे अभी कह भी रहे हैं आप कि वो जमाना ऑडिशंस और अब के जमाने के ऑडिशंस, खैर उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जो इंडिया की जो म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें क्या इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जब से शुरुआत करी है तब से? यार हमें तो क्या लगता है, हमको म्यूजिक के गुरु तो है नहीं भाई जो ऐसे कुछ बताए तो के मतलब। बट मुझे जो लग रहा है, क्योंकि उस वक्त पे हो क्या गया था, कई बार ऐसा होता था, इतने लाखों वॉइसेस हमने इंडिया भर में सुनी है। उस टाइम पे जितने सिंगर थे वो टॉप सिंगर्स है, ठीक है ना। जितने सिंगर्स थे कहीं ना कहीं मेरे ऑडिशन से निकले हुए उसमें से 80%, ठीक है ना। तो उनको मैंने सुना हुआ है, ठीक है ना। मुझे क्या लगता है कि इतना सुनते सुनते मेरे कान भी बहुत सुरीले हो गए थे। तो कई बार होता क्या था कि फिल्ट्रेशन बूथ में जो बॉम्बे जजेस होते थे वो कहते थे यार निशान तुम बैठ जाओ। तो सुर लगते तो मैं समझ जाता था कि इसमें दम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बैठ जाता था फिल्ट्रेशन। तो अगर इन्होंने मुझसे सुन लिया ना तो मुझे मारेंगे कि मुझे कौन जज कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं उनको सुनता था और फिर मैं उसको सेलेक्ट करता था और जो भी होता था नेक्स्ट दूसरे को बुला लेता था। और फाइनल में वही होता था, जिनको मैं सेलेक्ट कर रहा होता था वही आगे जाते थे। क्योंकि हम लोग, हमें लगता है सुरीले बहुत हो गए थे इतने ऑडिशन करके। क्योंकि यार मैंने कौन सा ऐसा शो है जिसपे एक ऑडिशन, समझ तो आ जाती है। कौन सा शो है। आप स्टार्ट करिए अंताक्षरी से लेके वॉइस ऑफ इंडिया, सारे गामा,
वार परिवार, एनडीटीवी, जुनून, म्यूजिक के महामुकाबला, 9X, चक दे बच्चे, मतलब कौन से म्यूजिक का महामुकाबला, आई डोंट नो कितना शो कर डाला, सुर संग्राम, सुर क्षेत्रा, हमारा खुद का एक शो होता था वॉइस ऑफ यूपी, मतलब अलग लेवल पे हमने ऑडिशन किए हैं पूरे इंडिया में अब्रॉड। तो मतलब इतना ऑडिशन सुना है, इतना ऑडिशन। अच्छा मैं खुद पर्टिकुलर रहता था, जब अगर एक जगह पे हो रहा होता है, अगर अलग अलग स्टेट में सेम डे हो रहा होता है तो नहीं रह पाता था, मैं रहता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया थे उन चीज़ों के। जहाँ तक म्यूजिक की बात कर रहे हो भाई, आज की डेट में एक तो बड़ा जिस तरह से शोज बन रहे हैं उसमें ज्यादा ड्रामा है, म्यूजिक बहुत कम है। पहले इतना ड्रामा नहीं था, पब्लिक को ड्रामा देखना है, बिग बॉस उसका जीता जागता सबूत है, ठीक है ना। पब्लिक जगह, ठीक है ना। तो कौन, आप देखो ना जो जजेस भी हैं ज्यादातर, सोनू निगम ने उस दिन बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका वीडियो देख रहा था, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। जजेस भी उतने सुरीले अब नहीं बैठ रहे हैं, आप देखो जजेस भी वो बैठ रहे हैं जो नाटक कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, वो बैठ रहे हैं आज की डेट में, आप समझ रहे हो ना। तो आप पहले क्या होता था, सीनियर लोग बैठे थे, सुखविंदर जी, सुखी जी बैठ रहे हैं, शान होस्ट कर रहे हैं, सोनू जी होस्ट कर रहे हैं, स्माइल दरबार जज कर रहे हैं, हिमेश रेशमिया जज कर रहे हैं, शंकर महादेवन जज कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम जज कर रहे हैं, अलका याग्निक जज कर रही है, ऐसे नाम जज कर रहे होते थे, ठीक है ना। अब आज की डेट में मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन क्या क्या जज कर रहे हैं, तो वो देखो डिपेंड कर रहा है कि आज की भी म्यूजिक इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, म्यूजिक इंडस्ट्री यूं आ रही है, उस टाइम भी म्यूजिक इंडस्ट्री, तो हर चीज का चढ़ाव और उतार होता है। वही हमें लगता है कि आज म्यूजिक इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं अपने लेवल पे, जिस जगह पे थी वहां पे नहीं है, वहां से नीचे ही धीरे धीरे खिसक रही है। अब आज के लोग कहाँ रियाज करते हैं यार, ये तो पहले हम लोग पहले देखते थे, जो फिल्ट्रेशन होते थे, कहाँ से सीखे हो, किसी ने बशारत की है, किसी ने बात करने से सीखा है, किसी ने इससे सीखा है, किसी ने गुलशन भारती जी थे उनसे सीखा है। तो ये बहुत से ऐसे लोग होते थे जो सब सीख के आते थे, 3-3 4-4 साल की उनकी मेहनत होती थी। आज की डेट में कहाँ है यार, कोई नहीं करता है, कोई नहीं, बहुत सेलेक्टेड लोग करते हैं यार, बहुत सेलेक्टेड लोग, और एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें गलती उनकी भी है जो बहुत से शोज में पहुंचे हैं और फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा फेम मिला, और फेम मिलने के बाद उन्होंने जो है पैसा कमा लिया, बट उन्होंने अपना जो है कुछ भी करना छोड़ दिया, चाहे वो रियाज हो चाहे कुछ भी हो। तो उसको देखा देखी लोगों को लगा, जो नए बच्चे थे, कि नहीं यार बस वहां पहुंच जाओ, एक बार आपको चेहरा मिल जाएंगे, आपको शोज मिलने शुरू हो जाते हैं, आपका पेट भर जाता है और आप बन जाते हो। तो वो भी गलती है हमारी तरफ से, ये भी। अच्छा, जब ऑडिशंस पहले करते थे तो क्या क्वालिटीज देखते थे किसी में कि क्या होना चाहिए? सिर्फ सिंगिंग, अब सिर्फ सिंगिंग नहीं देखी जाती, बहुत अच्छा सवाल पूछा यार तुमने। पहले सिर्फ सिंगिंग देखी जाती थी, पहले हम्म सूरज नहीं देखी जाती थी, आप कितने अच्छे एक्टर हो ये नहीं देखी जाती थी। आज की डेट में वो पहली प्रेफरेंस है, सिंगिंग तो आ ही जाएगी, गुरु इतने बड़े बड़े बैठे हैं वहां पे, उनको सिखाई दिया जाएगा कहाँ सुर लगाना है, कहाँ सुर गिराना है। पहले एक टेक में गाने गाते थे ये लोग शोज में, आज की डेट में एक टेक में थोड़ी ना हो रहे गाने। आज की डेट में रियलिटी शो जो देख रहे हो, दैट इज ऑल फेक। बिहाइंड द सीन्स लोगों को मालूम चल जाए तो मेरे ख्याल से उनका इंटरेस्ट काफी पता है, हिल सोनू जाए। निगम जो देख रहा था, सोनू जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि आज की डेट में तो खेल हो रहा है, बच्चे अब म्यूजिक में कहाँ अपने, जब से ये सब रैप शैप ये वो सब आ गया है, कहाँ हर आदमी तो रैप बना रहा है। जो भी थोड़ा बहुत शो एक आज चल भी नहीं, तभी तो देखो ना सिंगिंग रियलिटी शो कितने होते थे, अब कितने होते हैं इंडिया में। अब इनकी ऑडियंस भी नहीं बची, सबसे बड़ी बात है आज की डेट में तो कौन सी वो ढिंचैक पूजा जैसे गाने हिट होते हैं भाई। ये नाम अच्छा याद दिलाया, हाँ भाई, दिनचक पूजा। आप हाँ, समझ, अपने आप में ऑब्वियसली। पता बात है ना कि इस देश में आज की डेट में बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या म्यूजिक कहाँ जा रहा है। जब ऐसे गाने हिट हो सकते हैं इस देश के अंदर, तो भाई आप समझ लो म्यूजिक कहाँ है। सही बात है। तो खैर, जानशी इवेंट से लेकर अब एलिया प्रोडक्शंस तक, तो एक तो काफी चीजें जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर गई। सो अभी शॉर्ट मूवीज से यू आर गेटिंग इनटू फुल फ्लेज्ड फिल्म्स। यार आमिर, हुआ क्या था मैं आपको बताऊं कि मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, और आदमी आगे एक स्टेप आगे बढ़ना भी चाहता है। तो मैंने इवेंट तो ऑलरेडी बहुत कम कर दिए थे पिछले 5-7-8 साल से, बहुत कम किए हुए थे, हम्म तो बहुत सेलेक्टेड इवेंट्स करते थे ये वो।
तो मैं पहले एलिया प्रोडक्शन मैंने बना लिया था 8-9 साल पहले ही, और उसके बाद उसी के बैनर पे काम धीरे-धीरे चल रहा था। हम बना रहे थे ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स के लिए मूवीज़, ये ऑलरेडी चल रहा था मेरा, ठीक है ना? हुँ, और ये चल रहे थे, अपना टीम करती रहती थी, मैं तो नहीं जाता था बिल्कुल भी। फिर धीरे-धीरे मेरा मन बढ़ता चला गया। एक होता है ना एक समय के बाद, जैसे तुम इतने बड़े आरजे थे रेडियो सिटी से लेके और हर देक में रहे एफएम से लेके, तो एक समय के बाद अपनी होता है बात, आई एम डन। तो मैंने लाइफ में पहली बार हुँ, अपनी लाइफ में मैंने कहा यार आई एम डन विद इवेंट्स, बट मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरा इवेंट से मन मर जाएगा। आई लव दैट प्रेशर, ठीक है ना? 2-2 रात जग के रेड बुल पी-पी के काम करते थे हम लोग उस टाइप से। हुँ, अलग लेवल प्रेशर होता था जब बड़े इवेंट होते थे। बट आई वाज़ डन, आई एम डन विद दैट। तो मैंने कहा यार आई एम डन। तो फिर मैंने इसको जो है थोड़ा-सा धीरे-धीरे मैंने कहा यार, पहला मैंने गाना बनाया था अपनी माँ के लिए। गाना बनाया मैंने, तो उसका मेरे भाई जैसा है छोटा अंकित तिवारी, उसने अंकित ने गाया था। तो गाना मैंने बनाया, उसके बाद मैंने कहा लाओ यार हुँ, शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। तो आई स्टार्टेड राइटिंग द कांसेप्ट्स। तुम देखो ना जितनी मेरी शॉर्ट फिल्म्स हैं, वो कांसेप्ट मेरे ही लिखे हुए हैं। तो मैंने ओके, फिर लिखना शुरू किया कांसेप्ट्स, फिर कुछ उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी बनी, लोग अच्छा पसंद करने लगे, चैनल हमारा पसंद करने लगे, एक-एक मूवी 4-4 लाख व्यू जाने लगे। तो वो अपने आप में चीज़ें, और जब एप्रिसिएशन मिलता है तो आदमी को खुशी होती है, और उसमें मन लगा के काम करता है। वो मन लगा के काम करने लगा तो वो और अपना अच्छा लगा। तो अभी बॉम्बे देता हूँ समय, ठीक-ठाक समय अभी बॉम्बे को दे रहा हूँ। और अभी कुछ चीज़ें हमारे ऐसी हैं जो बॉम्बे में चल रही हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में आगे बढ़ेंगी। इंशाल्लाह। सो किस तरह के आप क्या कहते हैं स्टोरीज़ या थीम्स जो हैं वो ज़्यादा अपील करती हैं? आम जनता से जुड़े हुए, मेरे मूवी पे कूड़ा नहीं दिख सकता है मेरे चैनल पे, ये मैंने पहले दिन से अपनी टीम को क्लियर कर रखा था। अभी मुझसे बहुत से हुँ, स्क्रिप्ट, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास गाने लेके। गाने भी अभी जैसे मैंने आ रहे हैं, मेरे 2-3 गाने और बन के अब तैयार हो गए हैं, और 2 गाने ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे। तो मैंने कहा मुझे डिस्को के गाने नहीं चाहिए। होता क्या है ना, डिस्को का गाना बनाओ जल्दी हिट भी होता है, जल्दी उसमें मोनेटाइज पैसा भी आता है, सब कुछ होता है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मूवी भी मैंने जो आम जनता से, मैं मूवी क्या बना रहा हूँ, वेटर, मैं मूवी बना रहा हूँ हुँ, सिक्योरिटी, मैं मूवी बना रहा हूँ हुँ, रिक्शा वाला, फ्रूट वाला, सफाई वाला, जो हमारे हुक्के वाला, जो हमारे आसपास लोग हैं। मैं उन लोगों को ऑब्जर्व करके उनके ऊपर लिख रहा हूँ, उनके ऊपर पिक्चर बना रहा हूँ, कि जो हमारे आसपास लोग हैं, हम ना चाहते हुए भी उनको इग्नोर किए, हमें पता ही नहीं है कि वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे एरिया एंटरटेनमेंट, उसका मोटिव ही यही है कि हम उन लोगों को दिखाएं। हम तो उनको अनसंग हीरो कहते हैं, कि जो बेचारा एक वेटर जो है, जो दिन भर जो है लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, रात में बैठ के खुद सूखी रोटी और सब्जी खा रहा होता है। तो मैं वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ आदमी को, कि उस एक सिक्योरिटी गार्ड जो है, वो हमारी बिल्डिंगें बचा रहा होता है, और उसी के घर का दरवाज़ा चोरी हो जाता है, क्योंकि वो हमारी बिल्डिंगें बचा रहा है। एक अखबार वाला जो सबको पढ़ा रहा है, लेकिन वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, और इन चीज़ों पे ही मूवी बना रहा हूँ। वेरी डीप एक्चुअली दिस इज़ क्वाइट डीप सोचने वाली बातें हैं। थैंक यू भाई। आई एम सो ग्लैड ज़ीशान भाई हैज़ चेंज्ड सो मच ही इज़ दोस्तों को लगता नहीं है मेरी ये सब you चीज़ें, become serious मेरा समय देखा हुआ है। नहीं, सारा समय देखा है। आई नो इट्स ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेकिन क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है? आई मीन ज़ाहिर है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें अप्स एंड डाउन्स तो बतेरों हैं, मतलब कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि अभी अप है तो सब चीज़ें अप हैं, एकदम से डाउन हो जाती हैं चीज़ें। सो क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है कि यू कंटिन्यू? मुझे लगता है सबसे मेन चीज़ है, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, हुँ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। और ये मैं पर्सनल रिलेशनशिप में भी और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, दोनों में कहता हूँ, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, ट्रस्ट योरसेल्फ। दैट इज़ द ओनली मोटिव। बाकी तो ऊपर वाला और आप है, 2 लोग बैठे हुए हैं आपस में। जब समय में सलीम खान साहब ने जो बात कही थी, मैं हमेशा उस चीज़ को मानता हूँ। जब सही समय शुरू होता है ना, कोई नहीं, कुछ नेट की दिक्कत हो गई है।
Just let's wait for a minute. Zishan, let me drop a message. हाँ हेलो, ओके आ गए, नहीं डिस्कनेक्ट हो गया फिर से. Let's just be here. He'll be joining soon. So this is like, he's done some really good work, great work, and I've seen him grow. And okay, he's here. सॉरी आमिर, फोन कट गया था वो. कोई नहीं. मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो किसी का फोन आ गया था बीच में. हाँ, कोई बात नहीं. So बात कर रहे थे, you said that don't trust anyone, and I think I agree with that. काफी हद तक की मैं उस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा आपकी आइडियाज चोरी होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट चोरी होते हैं, और सब कुछ चोरी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. बिल्कुल 100%. डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी. नहीं, आइडियाज भी, अदरवाइज भी यू कांट ट्रस्ट. आप किसी की भी मदद करने जा रहे हो इंडस्ट्री में भी, तो जहां मौका मिलेगा उसको, जहां भी भाई 100 की सीधी बात है. इफ आई एम गिविंग चांस टू समबडी एज अ डायरेक्टर और एज अ लिरिक्स राइटर, किसी भी नए आदमी को, बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी एक बार मुझसे, आई थिंक मेरी माँ ने कही थी मुझसे, कि जीशान, जो भी आदमी पैसे के लिए तुम्हारे पास काम कर रहा है, उसको कहीं आगे पैसा अच्छा मिलेगा तो चला जाएगा. यू कांट ट्रस्ट हिम एनीबॉडी. पैसे के लिए जो भी काम करता है, और वो भी गलत नहीं है भाई. हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, बट वहां पे थोड़ा बिट्रियल ज्यादा है इंडस्ट्री में, तो इसलिए ठीक है. हर आदमी के, देखिए मेरे साथ प्रेस पॉइंट क्या है कि मैं इस इंडस्ट्री को जान रहा हूँ पिछले 22-25 साल से. सो मुझे पता था पहले से ही, मैंने कभी बेस नहीं छोड़ा था अपना बॉम्बे का, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे चीज़ें पता थी. ऑल्दो उसके बाद भी धोखा खाते हैं. ये बातें हम बड़ी बड़ी कितनी करें, हम भी धोखा खाते हैं, खाए हैं, लगातार खाए हैं, अभी भी खा रहे हैं. बट ठीक है, आदमी सीखता है, हम भी सीख रहे हैं. होपफुली सीख जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, देखते हैं कब तक होते हैं. सो एक ओके, ट्रस्ट वाली बात आ गई, लेकिन दूसरा, जो हाई प्रेशर क्रिएटिव एनवायरनमेंट्स होते हैं, वहां पर तो फॉरन यू हैव टू टेक अ डिसीजन इमीडिएटली. एंड जैसे अभी जब इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि कैसे फौरा चीजें चाहिए होती हैं, फौरा हर चीज जो है वो यस करनी होती है. सो उससे क्या सीखने को मिला? आई मीन, if you have to say कि this was my biggest learning from that kind of environment. Which event environment or film environment? Either, I mean, जहां पर हाई प्रेशर है और प्रेशर क्रिएटिव यार, एनवायरनमेंट प्रेशर है. इज द ओनली थिंग. हमें लगता है इवेंट से ज्यादा प्रेशर तो कहीं होता ही नहीं है. आप समझ रहे हो, जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट है, जहाँ पे पीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, वहाँ पे इफ यू आर डूइंग एन इवेंट, और फॉर एग्जांपल आपको एकदम से लास्ट मोमेंट पे कह दिया जाए कि पूरे इवेंट पे आपको ये ब्लू कलर लगा हुआ है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी का कलर है, इसको फौरन चेंज करके इसका कलर बदलिए 2 घंटे में, कह दिया जाए, and you have to bloody change that color in 2 hours and CM is arriving. Are you getting my point? So it's very tough, bro. So उससे ज्यादा, इवेंट से ज्यादा प्रेशर का तो कोई काम ही नहीं है. तो मैं मेरे लिए उसके सामने फिल्म इंडस्ट्री इज इजी. अच्छा, प्रोडक्शन ही लाइफ लॉन्ग किया था मैंने, तो मुझे उसके इन एंड आउट पता था. प्रेशर तो हर जगह है, बट यहाँ हिट और फ्लॉप का प्रेशर बहुत है. इसमें यहाँ पे हम बीइंग अ प्रोड्यूसर आए हैं, वहां पे तो हमें क्लाइंट पैसा दे रहा था, यहाँ पे अपना पैसा लग रहा है. यहाँ पे हिट और फ्लॉप का बहुत बड़ा खेल है. तो यहाँ पे तो पैसा लगेगा, शुरू में तो इन्वेस्टमेंट होए गई, बाद में प्लेस हिट और फ्लॉप तो जनता के हाथ में. वहां जनता के हाथ में कुछ नहीं था, वहां अपने हाथ में था, क्लाइंट के हाथ में था. क्लाइंट ने मुझे स्पेसिफिकेशन बताते थे, हम उसको फुलफिल करके देते थे. यहाँ पे हम अपनी तरफ से बनाएंगे, हमारा डायरेक्टर अपनी मेहनत करेगा, हमारे राइटर अपनी मेहनत करेंगे, डीओपी अपनी मेहनत करेंगे, एडिटर अपनी मेहनत करेंगे, एक्टर अपनी मेहनत करेंगे,
और उसके बाद डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड आम जनता करेगी कि तुम्हारी मेहनत हमें पसंद आई कि नहीं आई। और एक भी डिपार्टमेंट खराब हुआ तो सारे डिपार्टमेंट की मेहनत पानी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रेशर है, और जो कि बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि अब पैसा बहुत लेवल पे लगा हुआ, बहुत बड़े लेवल पे लगा हुआ है। अब अभी तुमको हाँ, ये बताऊं, ज़ाहिर है। मैंने ईद के हुँ, लिए एक गाना बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत गाना, हुँ, बनवा दिया, सब कुछ कर दिया। मैं लखनऊ आया हुआ हूँ, मैंने कहा लखनऊ में हुँ, गाने को शूट करेंगे हम लखनऊ में, ठीक है ना, ईद का गाना है, लखनऊ में हुँ, शूट करेंगे, ईद के बाद मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पे करके जाऊंगा। मेरी 5 दिन पहले तबीयत खराब हो गई, 6 दिन पहले हुँ, मेरी ऐसी तबीयत खराब हो गई कि मैं मोबाइल तक मैंने 2 दिन ऑन नहीं किया। अब मेरा गाना शूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाना अगर शूट होएगा तो उसमें कम से कम शूट में 2 दिन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, रिलीज हो ही नहीं सकता है। तो मेरा गाना, आप सोचिए 1 साल के लिए वो गाना डब्बा हो गया। होल्ड पे चला गया, अब अगली ईद में काम आएगा। 1 साल, 1 साल। तो जो पैसा उसमें लगा है मेरा गाना बनाने में, वो पूरा पैसा तो हमारा ब्लॉक हो गया। यह टाइमिंग का भी बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। टाइमिंग और पैसे का बहुत बड़ा खेल है यहाँ ट्रू, एक्चुअली इट्स नॉट दैट ईज़ी। दूर से चीज़ें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। 100%। इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, सो मूवी इंडस्ट्री इस वेरी टफ। सो इस बात से मेरा अगला सवाल, ये टेल मी कि जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, चाहे वो इवेंट मैनेजर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों या एस्पायरिंग आर्टिस्ट हों, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखो, तीनों अलग अलग लोग बोल दिए तुमने भाई। हाँ, तीनों अलग-अलग हैं, इसीलिए 3 सवाल एक में कर दिए, आप तीनों के जवाब दे दें। नहीं, जहां तक इवेंट मैनेजर के, यार देखो, इवेंट मैनेजर को तो अब मैं बताने लायक बचा ही नहीं हूँ। रीजन क्यों? अब जब हमारे पास इवेंट्स कंपनियां होती थी, तो एक आज भी लखनऊ में हुँ, मैं लगता था जो इवेंट कंपनी कहीं ना कहीं मेरे यहाँ से सीख के निकले हुए लोग हैं, जो आज अच्छे इवेंट्स कर रहे हैं इस शहर में या हुँ, इस स्टेट, इंडिया में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी है। जो मतलब बच्चों को मैंने पढ़ाया भी था, वो आज मर्सिडीज पे घूम रहे हैं, तो उनके पास फीस देने के पैसे नहीं थे। तो वो देखो, मैं अपनी मेहनत से बने हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, अपनी मेहनत से सब बने हैं, बट बता रहा हूँ कि ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का हुँ, मतलब ये है कि आज की डेट में इवेंट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है, इतने इवेंट, उस टाइम पे सेलेक्टेड इवेंट मैनेजर होते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे माँ बाप छिपाते थे लोगों से कि मेरा बेटा करता क्या है। यू नो, एक इंजीनियर जो है इवेंट मैनेजर बन गया, छिपाते थे, और उसके कुछ दिनों बाद वही सबको बताते थे कि मेरे बेटे की कंपनी है, ये मेरा बेटा है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कैसे काम किया है। अच्छा काम करोगे कहीं पे भी, तो माँ बाप हो चाहे पड़ोसी हो, हर आदमी गर्व से बोलेगा। और अगर जो है आप अच्छा काम नहीं करोगे, मेहनत से नहीं करोगे, तो मैंने बहुत मेहनत करी है आमिर, तुमने तो देखी है मेरी मेहनत यार। मैं तो बाराबंकी से आया था, मेरे एक दोस्त थे रिजवान, आपके भी दोस्त हैं, उनसे मैंने 5,000 रुपए उधार लेके अपनी इवेंट कंपनी की शुरुआत की थी, मुझे आज भी याद है। टेबल लाया था, चेयर लाया था, एक रिलायंस वेबवर्ड करके इंटरनेट कैफे होता था, उसमें बैठ के हम जो है क्लाइंट्स को मेल करते थे उस टाइम पे। और उसके बाद मुझे पहली बार ब्रेक मिला था, बॉम्बे से कोई काम आया था मेरे पास, ईबे, यस, ईबे.com को खरीदा था, बाजी.com को ईबे.com ने खरीदा था। तो उसको पहली बार उसका इवेंट मुझे मिला था कानपुर का, आई स्टिल रिमेम्बर, एंड थ्रू इंटरनेट ओनली। तो वहां से शुरुआत की यार। मतलब कोई भी बिल्डिंग देखते थे, चले जाते थे, विजिटिंग कार्ड दे के चले आते थे। उस टाइम पे प्रिंट आउट निकालते थे, प्रोफाइल बनाने के तो पैसे भी नहीं होते थे, जाके दे के आते थे। उनका नंबर, उस टाइम पे ऐसे मोबाइल वाला तो चलन ज़्यादा था नहीं, अपना नंबर ले आते थे, मेरे हुँ, ऑफिस करते थे, कोई काम होगा सर तो बताइएगा, इट्स लाइक दैट। तो हमें लगता है उसी से धीरे 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 डेटा बनता चला गया, लोगों का ट्रस्ट बनता चला गया, और एक बार आप काम अच्छा करने लगते हो ना, आपकी प्रोफाइल बड़ी हो जाती है ना, तो आपके पास काम अपने आप आने लगते हैं। तो पेशेंस, पेशेंस इज द की, दैट्स इट। एंड एक्टर्स के लिए भी वही है यार, अगेन, मेहनत, पेशेंस, पेशेंस इज द की। सबके लिए यही है यार, सबके लिए ये पेशेंस इज द की। आप बस उसमें वक़्त अपने लगता आप, है एस्टेब्लिश होने में। 100% यार। आज की डेट में जैसे मैं कहता हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया, इतने सालों से बॉम्बे में रहता हूँ, ये वो आता जाता रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूँ, मैंने कहा देखो, मैंने तो अब स्ट्रगल करना शुरू की है। 1 डेढ़ साल से मैं स्ट्रगल ही तो कर रहा हूँ, कोई, आई एम नॉट एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर। अब 1 डेढ़ साल बाद थोड़ा सा नाम, चीज़ें, फिल्में जब हिट होने लगी, मतलब मूवीज हमारी कोई 4 लाख के ऊपर व्यू जा रहे हैं, गाने के 1.5 लाख के आसपास जाते हैं, तो वो उससे कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छा मिलता है, रिव्यू अच्छे आने लगते हैं, लोग तारीफें करने लगते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर सब आने लगते हैं, अप्रोच करते हैं।
फाइनेंसर्स आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। बट वही है, शुरू में जब मूवीज आई तो उनको व्यू नहीं मिलते थे, तो बड़ा डिप्रेसिंग लगता था कि यार क्या होएगा, क्या होगा, नई लाइन में आ गए हैं, कैसे चलेगा कैसे चलेगा, टेंशन होती थी। तो ठीक है, धीरे 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 आज जो है चीजें अच्छी होने लग गई हैं। तो हमें लगता है पेशेंस इज द की फॉर एवरीथिंग। पेशेंस, तो फिर मैं कहता हूँ डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। चलिए, इसके पहले मैं एक लास्ट सवाल पूछता हूँ आपसे। अपने ये तो इतने सारी चीजें हैं और जाहिर है कि इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत लोड लेना पड़ता है, हर चीज का स्ट्रेस लेना पड़ता है। हो जाता है, मतलब लो ना लो, अपने आप ही हो जाता है। जैसे कि अभी बताया कि अब ये गाना 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गया, मुलतवी हो गया, तो अब हाँ, वो अरे जाहिर है कि बहुत वो प्रेशर। अभी समझ में नहीं आ रहा ईद का शेड्यूल है, क्या डालूंगा। वही बात। तो ऐसे में अपने मेंटल इमोशनल वेलबींग को कैसे मेंटेन रखते हैं? यार जो प्यार करने वाले हो ना, उनका बस एक हक बहुत होता है सब कुछ सही करने के लिए। तो आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग। प्यार करने वाले को आसपास रहो, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे बॉम्बे में हो, मेरे प्यार करने वाले बहुत से हैं। और हम तो तुम्हें पता है हंसते मुस्कुराते रहते हैं, दिल में चाहे कितने गम हो, तो हम खुश रहते हैं। बाकी तो ऊपर वाला है। फिर वही मैं कहता हूँ, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन डेस्टिनी। अपने को पॉजिटिव रखो और चीजें अपने आप ठीक होंगी। बट दैट इज द ओनली थिंग। हमें लगता है वन हक कैन डू एनी वंडर्स। परेशानी में हो, एक अच्छे दोस्त को, किसी को भी एक गले लगा लो बस अच्छे से, खुश हो जाओगे, अपने आप डिप्रेशन दूर हो जाएगा, अपने आप परेशानियां खत्म हो जाएगी। मेक्स लॉट ऑफ सेंस। शुक्रिया जीशान जीशान साहब, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आपके लखनऊ के रहते हुए आमिर, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन कितनी खराब होने लगी है। जीशान को तो मुझे अरे, जबान सूख रही है यार सुबह थोड़ी से। सी। अच्छा, रोजाना आ, रमजान हाफिज। हाँ, तो जबान सूख रही है थोड़ी सी, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। क्योंकि मुझे तो वो स्प्लेंडर आमिर याद है, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर है मुझको तो। पैशन पैशन हुआ करती थी ब्लैक कलर की पैशन। यस, यस, क्योंकि हमें लगता है तुमसे Those were मिले the हुए मुझे days. 8-9 साल हाँ, वैसे हम लोग काफी सालों से मिले आराम नहीं से। है। बात सही है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम से 10 नहीं साल मिले। से मिले होंगे हम लोग। हम्म। नहीं, हम लोग ठीक मिलते हैं है, बट वही इंशाल्लाह, ईद पे ही हमेशा मिलते हैं। वैसे ही। डेफिनेटली, हाँ, लेकिन पक्का। फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 10 साल के बाद भी हम वैसे ही दोस्त हैं, वैसे ही बातचीत है जैसे 10 साल पहले थे। इट हाँ, डजंट रात रियली 2 बजे मैटर। फोन लगा के हम लोग बात करते हो, वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे गाली से बात करते थे। So it doesn't really matter how many years pass by. It doesn't it doesn't really with some नहीं, friends लेट्स डेफिनेटली मीट अप ईद पे या इंशाल्लाह। टेंशन में हो तो एंड आमिर को लगा लो, गले लगा दो, अपने आप जो है आपकी सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान साहब, शुक्रिया। और थैंक ऑल द अच्छा लगा बेस्ट है, फॉर ऑल योर द अपकमिंग बेस्ट। मूवीज। और पॉडकास्ट पॉडकास्ट के बारे में पता ही नहीं था। पॉडकास्ट के बारे में आई एम सो हैप्पी, यू आर डूइंग सो गुड एंड यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल पॉडकास्ट। मजा आ गया, मुझे तो पता भी नहीं था तुम कोई पॉडकास्ट कर रहे हो ऐसा। एंड प्लीज आई डू एम डूइंग इट फॉर सेंड दैट। नर्चर लाइफ। तो आप मुझे भी लिंक भेजा करो, so that I think at least I can I'll also see। I'll share it with you. Yeah. ठीक Thank है you. भाई, Good night, जीशान भाई। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। And as for the rest of you, we'll meet up again next Sunday at 8 p.m. तब तक के लिए शब ख़ैर and have a lovely week ahead. Bye bye. Good night.